बच्चों जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको कुछ थोड़ा बहुत जो पॉइंट्स थे वो स्पेक्ट्रा के बारे में हमने डिस्कस किए थे। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन तो ये बच्चों कि आप जो भी बच्चे आज फर्स्ट टाइम वीडियोस को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें। और बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर पसंद नहीं आ रही तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं व्हाट्स योर प्रॉब्लम। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बोर मॉडल ऑफ एन एटम। अब पॉइंट ये आएगा कि बोर मॉडल का और स्पेक्ट्रा का क्या रिलेशन है। देखना, बोर मॉडल ही हमें जो है काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देगा। देखिए, जो बोर मॉडल ऑफ एन एटम था, बोर मॉडल ऑफ एन एटम अपनी 9th क्लास में भी इसको पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, बट इन डिटेल जितना आज हम यहाँ पे कराएंगे इसको इतना डिटेल से आपने नहीं पढ़ा होगा। तो जो बोर मॉडल थे उसने क्या किया था, इसने वर्क किया था, किस पे वर्क किया था बच्चों? लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। ये जो थे जो हमारे बोर मॉडल थे, बोर जी जो थे, नील बोर, इसका कंप्लीट जो नेम है दैट इज़ नील बोर। इन्होंने अपना एक मॉडल दिया था जिसने क्या किया था, जो रदरफोर्ड की लिमिटेशन थी उनको रिमूव किया था, उन पे वर्क किया था। और जो है हमारा जो स्पेक्ट्रा है वो इसी के बिहाफ पे आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। जो है अगर आप डायरेक्ट स्पेक्ट्रा को देखेंगे तो विदाउट बोर मॉडल आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, जो हमारे रदरफोर्ड मॉडल थी उसकी पहले हम लिमिटेशन देख लेते हैं कि वो लिमिटेशन क्या थी। तो देयर इज़ अ 2 लिमिटेशन। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स इन न्यूक्लियस। क्या था, उसने ये बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रेगुलरली जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड मूव कर रहा है। तो फाइनली क्वेश्चन ये था कि अगर वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो फाइनली वो जो है कहाँ गिर जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर। बट ऐसा कभी नहीं होता, तो वो जो उस का जो मॉडल था उसमें वो उसको नहीं बता पाया। सेकेंड थिंग इज continuous वेरिएशन ऑफ एनर्जी, कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो रेगुलरली जो है एनर्जी को जब वो रोटेट कर रहा है तो कॉन्टीन्यूसली वो एनर्जी का क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। अब देखो भाई, एक जनरल सी थॉट है, अगर ह्यूमन बीइंग भी अगर खा पी कर अच्छे से उसने अपनी टमी को जो है फुल किया है और फिर वो जो किसी भी थिंग के अराउंड रोटेट कर रहा है और फिर रदरफोर्ड जी ये भी बोल रहे हैं कि जब वो रोटेट कर रहा है तो कॉन्टीन्यूसली अपनी एनर्जी का लॉस कर रहा है। तो जब वो कॉन्टीन्यूसली अपनी एनर्जी का लॉस कर तो फाइनली कुछ टाइम ऐसा नहीं आएगा कि वो जो है थक जाएगा और फाइनली वो गिर जाएगा उस सेंटर में जिसके अराउंड रोटेट कर वो वहीं पे गिर जाएगा। तो ये दोनों ही पॉइंट जो थे वो हमारा जो रदरफोर्ड मॉडल था वो इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और जो नील्स बोर थे, नील बोर ने उस पर वर्क किया। नील बोर ने क्या किया कि जो एनर्जी है उसने एक्सप्लेन कर क्वांटाइजेशन इन एनर्जी, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी या क्वांटाइजेशन इन एनर्जी में लिखिए आप इसको, क्वांटाइजेशन इन एनर्जी ये बताया गया। एंड सेकेंड थिंग उसने बताया कोरिलेट एटॉमिक मॉडल टू सोलर सिस्टम। उसने रिलेशन बताया सोलर सिस्टम के साथ हमारे एटॉमिक मॉडल का। और थर्ड वन, he explain line spectra of one इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जिसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है उसका स्पेक्ट्रा भी बोर मॉडल ने जो है एक्सप्लेन किया है। उसने जो एटॉमिक मॉडल था यानी कि एटम की जो स्ट्रक्चर है वो उसने सोलर सिस्टम से लिंक करके बताया गया है। और जो एनर्जी है वो क्वांटाइजेशन के फॉर्म में बताई है। जैसे देखो भाई, हम यहाँ पे 2 चीज़ें लेते हैं। अब पॉइंट ये आ रहा होगा कि हम जो क्वांटाइजेशन बार बार बोल रहे हैं, डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी हम बोल रहे हैं, उसका क्या मीनिंग है? आप क्या, जैसे देखो आपका जो पहुंचने का स्थान है फॉर एग्जांपल वो ये है कि आपका डेस्टिनेशन प्लेस जो है ये है। इधर तो जो लगी हुई हैं आपकी क्या सीढ़ियाँ लगी हुई हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे सीढ़ियाँ लगी हुई हैं ये, और इधर जो है स्लोप है,
क्लियर हो रहा है? तो देखिए यहाँ से अगर आप डिस्टेंस वही है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी आपका जो है 1 किलोमीटर है और ये भी आपका 1 किलोमीटर है, डिस्टेंस तो उतना ही है इस डेस्टिनेशन प्लेस तक। यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले इस डी पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, ऐसे जो है हम इस पे अपना जो है अपने डेस्टिनेशन प्लेस तक पहुँचेंगे। बट इसमें आप क्या करेंगे, स्टेप टू स्टेप कंप्लीट आपको कवर करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो ये जो बीच का स्पेस है इस पर तो आपने पैर नहीं रखा ना, क्योंकि ये सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर्स के थ्रू आप जा रहे हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे ये तो जो होता है ना, ये होता है कॉन्टीन्यूअस। क्या होता है? कॉन्टीन्यूअस होता है, ठीक है। और ये जो होता है ये होता है वो डिस्क्रीट, यानी कि पर्टिकुलर एनर्जी, डिस्क्रीट, ठीक है। या जिसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन की एक पर्टिकुलर फॉर्म रहेगी एक एनर्जी की, हर एक पॉइंट पे नहीं जाएगा। 1 किलोमीटर में जैसे आपके 1000 मीटर जो हुए, 1000 मीटर में यहाँ से आपको 1000 मीटर में 1 2 3 4 5 यानी कि 1.5 2.5 हर एक वैल्यू को जो है अप्रोच करते हुए जाना होता है। बट यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि जैसे आपको 5 मीटर पे एक स्टेयर मिली, फिर से 10 मीटर पे एक स्टेयर मिली, फिर 15 मीटर पे एक स्टेयर मिली। तो ये वैल्यूज़ जो हैं 5, 10, 15 ये वैल्यूज़ जो रहेंगी क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी या हम डिस्क्रीट वैल्यूज़ ऑफ एनर्जी हम बोल सकते हैं, जबकि ये आपकी क्या रहेंगी, कॉन्टीन्यूसली, यानी कि हमारी जो है कॉन्टीन्यूस है, ना कि ये जो कॉन्टीन्यूस वेरिएशन था ये था वो कि कॉन्टीन्यूसली हम हर चीज़ को जो है यहाँ पे अप्रोच करेंगे। बट जो क्वांटाइजेशन है, जो बोहर ने बताया, उसने ये बताया कि नहीं, इसके पास अपनी एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, वो क्वांटाइजेशन क्वांटा की फॉर्म में होता है। अब ये क्वांटा क्या होता है? क्वांटा आपका वही फोटोन की तरह होता है। क्या होता है? पैकेट ऑफ एनर्जी। चलो हम इसको आगे अभी और इन डिटेल पढ़ते हैं बोहर मॉडल को। तो चलो देखते हैं। इस मेन पॉइंट ऑफ बोहर मॉडल, मेन पॉइंट ऑफ बोहर मॉडल, first one is atom consist positively charged in nucleus. Second point is electron negatively charged particle revolve around nucleus with a fixed energy. Third point is energy is absorbed and released when electron move one orbit to another orbit. एक ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो उस टाइम पे एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी या क्या होगी, रिलीज़ होगी। जो हमारे बोर मॉडल थे उसने हमारा 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन किया। 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, देखिए मैं साइड में लिख रही हूँ कि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी कि जैसे कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव, बेरिलियम 3 पॉजिटिव, बोरोन 4 पॉजिटिव, कार्बन 5 पॉजिटिव। देख सकते हैं सभी के सभी क्या है, हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इनको एक्सप्लेन किया है, इनका स्पेक्ट्रा हम बोल सकते हैं वो एक्सप्लेन किया है किसने, बोहर ने। ठीक है, देखो ऑर्बिट क्या होगा, ऑर्बिट या ऑर्बिटल, इसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ऑर्बिट या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको, ऑर्बिटल। ये क्या होंगे बच्चों, लाइफ स्टाइल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता है उसका लाइफ स्टाइल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट या ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे जो आपका
मेन पॉइंट्स रहेंगे बोर मॉडल के क्या कि जो न्यूक्लियस होगा उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा जो कि न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स एनर्जी के साथ मूव करेगा। एनर्जी अब्जॉर्ब और रिलीज होगी जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा या फिर मूव करता है। ठीक है, इसने जो बोर मॉडल है उसने हमारा वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले हमारा जो रूल रहेगा, रूल 1 फॉर फाइंडिंग एनर्जी। हम एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने बोला ना फिक्स एनर्जी के साथ। ये फिक्स एनर्जी हम जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें वो देखना सबसे पहले वाला रूल बोर के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं एनर्जी ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स, एनर्जी ऑफ डिफरेंट लेवल या हम डिफरेंट ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं। डिफरेंट ऑर्बिट लिख लीजिए या फिर डिफरेंट लेवल लिख लीजिए। ठीक है, आपको पता होगा जैसे न्यूक्लियस है इसके अराउंड फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं। उनकी जो एनर्जी है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी विल डिनोटेड बाय EN। ठीक है, n नंबर ऑफ शेल की एनर्जी। ठीक है, तो देखिए EN को हम कैसे लिखेंगे बच्चों। पहले आपको एक रिलेशन ध्यान रहना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁹ जूल। ये होता है जूल का और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिलेशन। तो यहाँ पे EN अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखे तो -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये रहेगा हमारा। अब यहाँ पे Z क्या है वो देख लेते हैं। Z इज़ एटॉमिक नंबर, Z इज़ एटॉमिक नंबर एंड N इज़ नंबर ऑफ शेल। कि आपका जैसे N आपका क्या है 1 2 3 4, कौन सा शेल की हम बात करें वो आएगा। ठीक है, अगर आप इसको जूल में लिखना चाहें तो आपको मिलेगा 1312 इंटू Z² N² किलो जूल। ठीक है, इस टाइप से आपका जो है ये रिलेशन मिलेगा, ये भी नेगेटिव में ही रहेगा। तो आपको इसमें से किसी भी एक वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। देखिए एनर्जी जो है वो किसके है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगी बच्चों, Z के, और इन्वर्सली किसके जा रही है, N के। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एटॉमिक नंबर हमने कहाँ यूज़ किया है और नंबर ऑफ़ शेल हमने कहाँ पे यूज़ किया है। यानी कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ़ शेल बढ़ाएंगे एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी, और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। देखते हैं कैसे रहेगा ये, आप जो एग्जाम्पल पे अप्लाई करेंगे तो और क्लियरिटी आएगी। नाउ रेडियस ऑफ nth शेल, रेडियस ऑफ nth शेल। हमें जो है बोर के अकॉर्डिंग रेडियस अगर कैलकुलेट करनी हो किसी भी एटम की तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला देख लेते हैं। इनटू बोर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2π। बट एक्चुअली में जो रियली जो हमारा क्या होता है एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। ठीक है, तो हम इन दोनों को इक्वल भी पुट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू, n आपके नंबर ऑफ जो शेल है वो आएगा यहाँ पे। ये क्या है m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r क्या रहेगी रेडियस। ठीक है, तो देखो मैं इसको यहाँ साइड में लिख देती हूँ। हमारे पास m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड r इज रेडियस, और n हमारे क्या रहेंगे नंबर ऑफ शेल रहेंगे यहाँ पे। h हमारा क्या रहेगा प्लैंक्स कांस्टेंट, और 2 एंड पाई आपको पता है क्या है कांस्टेंट है। तो इसमें देखो अब बच्चों हमने देखा NH/2π ये भी एंगुलर मोमेंटम है, mvr भी एंगुलर मोमेंटम है। हम यहाँ से v को देख लेते हैं। v अगर हम निकालते हैं यहाँ से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा NH/2π mr, ये हो जाएगा हमारे पास वेलोसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। अब देखिए जब भी कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास न्यूक्लियस और ये है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या करता है एक सर्कुलर पाथ में इसके अराउंड रोटेट करता है।
समझ रहे हैं बच्चों, क्या करता है, सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है। ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस, दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज। ये न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इस पॉजिटिव का और इस नेगेटिव का। ये फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, क्लियर। और फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आपस में जो यहाँ पे रिपल्शन होता है, जो फोर्सेज होता है, रिपल्सिव फोर्सेज हुआ वो होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज। तो यहाँ पे ये 2 टाइप्स के फोर्सेस होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एनर्जी के साथ इसके अराउंड क्या करता है, रोटेट करता रहता है। जैसे इलेक्ट्रॉन अगर इसके साथ कोई और होता है, हम जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन को हम कई बार क्या मान लेते हैं, न्यूक्लियस भी मानते हैं। इसको हम जो है न्यूक्लियस भी मान लेते हैं, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो इसके न्यूक्लियस के अंदर रोटेट करके चला जाता है, यानी कि वो रहता वहीं पर नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर ही नहीं रहता। वो क्या करता है, इसके अंदर घूमता हुआ रोटेट करके वापस अपनी जिस एनर्जी के साथ यहाँ पे इस लेवल पे उसकी एनर्जी फिक्स की गई है, हम बोर के अकॉर्डिंग इसकी एनर्जी निकालेंगे, वो एनर्जी उसको सिर्फ फील कहाँ हो रही है, यहाँ पे हो रही है। बट क्या होता है, वो घूमता फिरता ऐसे यूँ इसके अंदर यूँ एंट्री करके फिर से वापस यूँ आ जाता है। जबकि अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो उस केस में क्या होता है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं, दैट रिपल्सिव फोर्सेस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। एंड न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, दिस अट्रैक्टिव फोर्सेस कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्सेस। ये जो 2 टाइप्स की फोर्सेस होती है, इसकी वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन होता है ये हैंग अप होता है यहाँ पे एक फिक्स एनर्जी के साथ अपने सर्कुलर पाथ में रोटेट करता रहता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के जो रिपल्सिव फोर्सेस है वो तो इसको अंदर गिरने नहीं देंगे, और जो हमारा ये न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का सेंट्रीपिटल फोर्सेस है ये इसको अपने से दूर नहीं जाने देगा। उस केस में क्या करेगा कि पर्टिकुलर एनर्जी के साथ क्या करेगा, रोटेट करेगा। क्या करेगा बच्चों, पर्टिकुलर एनर्जी के साथ रोटेशन होगा इसका एवरी मोमेंट। अब फर्स्ट सेल में एनर्जी क्या होगी, सेकंड में क्या होगी, थर्ड में क्या होगी, वो हम अभी कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो देखिए हम यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या, ZE इंटू ई बाई आर स्केयर। ZE क्या है, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ZE देखो बेसिकली आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कोलम्बिक लॉ, Q1 Q2 बाई आर स्केयर। हमारा फर्स्ट चार्ज कौन सा है, ZE, Z इज चार्ज ऑन न्यूक्लियस एंड E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये लिखना है हमें यहाँ पे। तो देखिए कि ये कोलम्बिक फोर्सेस आपने फिजिक्स में देखा होगा, इसी के थ्रू हमने यहाँ पे अपने चार्जेस लिखे हैं। ZE न्यूक्लियस के लिए, E इलेक्ट्रॉन के लिए, और R स्केयर वो रेडियस है जिस भी किसी भी सर्कुलर पाथ में जिस भी रेडियस के यहाँ पे वो रोटेट करता है वो हो जाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे हमारा जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा। जब भी आपका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आएगा जब आप ये डेरिवेशन करते हैं, तो ZE इंटू ई बाई आर स्केयर, ये क्या होता है, ये बॉन्ड कांस्टेंट होता है। एक्चुअली में इसकी जो वैल्यू होती है ना, K इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू होती है इसकी, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये वैल्यू होती है। अब अगर हम इस वैल्यू को इक्वल करना चाहें अपना थियोरेटिकल अगर देखें तो वो क्या हो जाएगा, mv स्केयर बाई आर स्केयर। ये हमारा क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसकी रेडियस। ये हमने किसकी फॉर्म में लिया, चार्ज की फॉर्म में, ये हमने मास और वेलोसिटी की फॉर्म में। यानी कि ये इक्वेशन हमारी कौन सी हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन जो हमने बात की थी वो ये है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है, और सेकंड इक्वेशन हमारी यहाँ से ये जनरेट हुई है। इस इक्वेशन में हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने चार्ज का अप्लाई किया और यहाँ पे हमने मास और वेलोसिटी को अप्लाई किया है। ये रिलेशन हम यहाँ से देख सकते हैं। अब इन रिलेशंस को हम आगे अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ से क्या रिलेशन बन सकता है, हमारा निकला ये K इंटू ZE इंटू ई अपॉन में आर स्केयर इज इक्वल टू M। V की वैल्यू हम यहाँ पे इस इक्वेशन में ये निकाल चुके, V की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे N स्केयर H स्केयर, क्योंकि यहाँ पे V स्केयर है ना बच्चों, N स्केयर H स्केयर अपॉन में 4 पाई स्केयर M स्केयर R स्केयर, ये होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, पहले से ही क्या था, एक R स्केयर ये था। तो देखो अब इसमें जो होगा हमारा V की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की M इंटू V का स्केयर, सिर्फ ये रहा
इसमें आगे देखो अब आप भी, ये आर स्केयर नहीं है, ओनली आर ही रहेगा बच्चों। जो आप फिज़िक्स में देखेंगे ये रिलेशन जो है मास और वेलोसिटी का, ये ओनली आर रहेगा। यहाँ पे भी आपका ये क्या रहेगा, ओनली आर रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या जो है कैंसिल आउट हो सकता है वो देख लीजिए। एम से एक एम यहाँ से जाएगा, और आपका जो है क्या हम यहाँ पे और सोल्व आउट कर सकते हैं, थोड़ा देख सकते हैं यहाँ पे। आर स्केयर से आर स्केयर गया, एक आर यहाँ पे रहा, तो इस हमें तो रेडियस ही चाहिए ना, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन स्केयर एच स्केयर अपॉन में ये हो जाएगा आपका के जेड ई, इधर जाएगा के इंटू जेड ई इंटू ई मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई स्केयर एम, ये रिलेशन आएगा बच्चों। तो यहाँ पे जो है कांस्टेंट क्या क्या है वो आप देख सकते हैं। जो चार्ज हैं वो भी आपके फिक्स रहेंगे, के भी एक कांस्टेंट है, एच भी आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, 4 भी एक नंबर है और पाई भी एक नंबर है, और मास जो है ये चेंज होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम इसको कैसे लिख सकते हैं। ये देखिए जो आर होगा वो ये सभी वैल्यूज़ तो कांस्टेंट हो गई ना, एच के ई 4 पाई स्केयर, ये वैल्यूज़ तो कांस्टेंट हो गई। तो यानी कि कांस्टेंट, इसकी वैल्यू मैं अभी आपको बताती हूँ, यहीं पे लिखूँगी कांस्टेंट इनटू में एन स्केयर बाय एम, कुछ ऐसे हुआ। तो देखो अब इसमें आगे हम और क्या चेंज कर सकते हैं बच्चों। यहाँ से जो आपका जेड है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज होता है, ये क्या बताता है आपको, एटॉमिक नंबर बताता है ना। चार्ज से हम क्या पता लग, जैसे टोटल जो है 5 पॉजिटिव चार्ज है तो हम क्या पता लग जाता है कि एटॉमिक नंबर है उसका, या जो है 5 टोटल नेगेटिव चार्ज है तो वो हमें यहाँ से इसका जेड, इसे हमें यहाँ पे जनरली क्या पता लग जाता है कि उसका एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ पे जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा वो तो हम वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों एज ए कांस्टेंट, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो हम पुट करेंगे, जबकि यहाँ पे ओनली आपका क्या बचेगा, जेड बचेगा, और यहाँ पे वैल्यू आएगी 0.53 इंटू एन स्केयर अपॉन में जेड। अभी थोड़ा आपको कन्फ्यूजन रहा होगा यहाँ पे जेड का, मैं इसको एक बार दोबारा से रिपीट करती हूँ, हो सकता है आपका जो है वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चों क्या था, ये हमने यहाँ पे जो है अकॉर्डिंग टू जो फिज़िक्स है कोलम्बिक लॉ हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। जो इलेक्ट्रॉन हमारे न्यूक्लियस में रोटेट करता है उसके अराउंड जो रोटेट करता है उस पर हमने अपना कोलम्बिक लॉ लगाया, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय रेडियस का स्केयर, ये यूज़ किया हमने। फिर उसने जो उसका मास और वेलोसिटी के साथ रिलेशन देखा है ये होता है। हम पहले एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन देख चुके, ये है बच्चों। ये जो डेरिवेशन है ये ओनली जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी और जो अदर स्टूडेंट्स जो किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये फॉर्मूला ही काफ़ी है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बताऊंगी अभी कैसे। तो देखो बच्चों यहाँ पे मोस्टली जो चीज़ें थी वो कांस्टेंट थी, हमने इस कंप्लीट फॉर्मूले को रीअरेंज किया है। तो जो हमारा रेडियस आया है ये इसके इक्वल है कि जो जितने भी कांस्टेंट थे उनको जब आप सोल्व आउट करोगे तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 0.53 इंटू एन स्केयर अपॉन में जेड अंगस्टर्न। अंगस्टर्न में हमें ये वैल्यू पुट करनी है। एन हमारा वहीं क्या रहेगा, नंबर ऑफ शेल्स रहेगा, और जो जेड है ये हमारा क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर। ठीक है, वहाँ पे आपने देखा होगा एनर्जी के केस में जेड ऊपर था हमारा, जबकि रेडियस के केस में ये नीचे आया है, इनकी इन्वर्सली रिलेशन में आया है रेडियस के साथ। ठीक है, तो अब आगे देखो हम वेलोसिटी का और रिलेशन देख लेते हैं कि इतना लेंथी तो हम उसको नहीं बता रही, डायरेक्ट बताऊंगी ताकि आप इजीली क्वेश्चन सोल्व कर पाएँ। वेलोसिटी ऑफ nth सेल, वेलोसिटी ऑफ nth सेल अगर बच्चों हम वहीं से निकालें उसी टाइप से अगर डेरिवेशन करें तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। आप इसको ऐसे कर लीजिए, Vn इज इक्वल टू ये होगा 2.18 इंटू 10⁸ जेड अपॉन में n सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये रिलेशन बनेगा बच्चों वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑफ nth सेल का। ठीक है, अब इसमें हम और क्या चेंज कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं। क्या यहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ सेल है हमें सिर्फ इसका रिलेशन देखना, रेडियस के साथ क्या आया था 0.53, यहाँ पे हमारा क्या आया था बच्चों एन स्केयर बाय यहाँ पे जेड अंगस्टर्न ये आया था। जबकि हमने एनर्जी की बात की थी तो कितना आया था -13.6 जेड स्केयर अपॉन में एन स्केयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम।
ये रिलेशन हमने देखे हैं तीनों, जो कि हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और ये आपको ध्यान भी रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे 19, 18 मिल जाए उससे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है आपको। ये आपका n क्या रहेगा, नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ जो लेवल्स हैं आपके वो रहेगा। z हमारे पास क्या रहेगा, उसका एटॉमिक नंबर रहेगा किसी भी एलिमेंट का, ठीक है। तो आगे इसमें हम एनर्जी कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि कैसे क्या हमारा जो एटम पे अप्लाई करेंगे हम इसको। अच्छा, हम यहाँ से एक अच्छा सा क्वेश्चन जो है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से बन सकता है क्या, कई बार पूछ लेता है कि जो आपका हीलियम का सेकंड सेल है, हाइड्रोजन का फर्स्ट सेल है, उनका एनर्जी में आपस में क्या रिलेशन है। तो हम कैसे देखेंगे, जैसे देखो हाइड्रोजन की हम फर्स्ट सेल की बात करते हैं, फर्स्ट सेल की बात की हमने, हम उसकी एनर्जी निकाल लेते हैं, ठीक है। En हम जब निकालेंगे तो क्या ही वैल्यू आपकी -13.6 मल्टीप्लाइड बाय Z, एटॉमिक नंबर कितना होता है हाइड्रोजन का 1 का स्केयर, फर्स्ट सेल में ही होता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका तो हमारी वैल्यू आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ही आ जाएगी, ठीक है। जबकि अगर हम बात करते हैं किसकी, हीलियम की, ठीक है। हीलियम की अगर हम बात करें तो हमें हीलियम 1 पॉजिटिव लेना होगा, क्यों, क्योंकि हमें तो हमारा जो बोर है वो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को स्टडी करता है। तो हीलियम के जब हम फर्स्ट सेल की बात करें, चलो हम पहले फर्स्ट सेल की बात करते हैं। फर्स्ट सेल की अगर हम बात करें तो -13.6 इंटू में एटॉमिक नंबर हीलियम का कितना हो जाएगा बच्चों, 2 है तो 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, अपॉन में फर्स्ट सेल की बात करें तो 1, यानी कि कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये वैल्यू आएगी किसकी हीलियम के फर्स्ट सेल में एनर्जी की, ठीक है। अगर हम इसके सेकंड सेल की बात करें, सेकंड सेल देख लेते हैं हम हीलियम का। हीलियम के अगर सेकंड सेल की बात करें तो देखो सेकंड सेल की बात करें कि n इज इक्वल टू आपको क्या यूज़ करना है 2, जेड भी इसका कितना है 2 है, तो देखिए कितना वैल्यू आ जाएगा -13.6 इंटू जेड स्केयर अपॉन में n स्केयर, वहीं क्या बनेगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 पुट करेंगे दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, जैसे देखो -13.6 इंटू 2 का स्केयर बाय 2 का स्केयर, दोनों एक दूसरे से कैंसिल, कितना बचा ओनली 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्वेश्चन ये पूछता है आपसे एग्जामिनर कि जो हीलियम प्लस है उसका सेकंड शेल और जो हाइड्रोजन है उसका फर्स्ट सेल, इनका एनर्जी रिलेशन बताइए, एनर्जी रिलेशन बताइए। तो इसका एनर्जी रिलेशन बच्चों बहुत इजी है, आपने देखा दोनों का क्या आएगा, इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस टाइप से कंफ्यूज करता है एग्जामिनर, आपको 4 ऑप्शन दिए मिलेंगे 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स इक्वली, कुछ इस टाइप से जो आंसर दिए गए होंगे और आपको आंसर रिपोर्ट कर देना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन जैसे उसने दिया लिथियम 2 पॉजिटिव जो है उसके थर्ड शेल का और जो है हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल का क्या रिलेशन रहेगा, एनर्जी रिलेशन पूछेगा। कुछ इस टाइप से भी क्वेश्चन अगर आए हमारा तो हमें क्या करना बच्चों, देखिए लिथियम 2 पॉजिटिव का देख लेते हैं। पहले आप इसका जेड लिख लीजिए, एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, नंबर ऑफ शेल कौन सा पूछ रखा 3 ही पूछ रखा है, तो कितनी वैल्यू पुट करेंगे -13.6 इंटू में 3 का स्केयर बाय 3 का स्केयर, दोनों कैंसिल आउट होंगे, कितना वैल्यू बच जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये वैल्यू बचेगी, ठीक है। अब देखो हम यहाँ से हाइड्रोजन का और देख लेते हैं, हाइड्रोजन का अभी वैसे हमने कैलकुलेट किया था -13.6 इंटू 1 का स्केयर बाय 1 का स्केयर, कितना आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इस टाइप से जो वैल्यूज़ आ रही हैं दोनों किसके आई हैं, इक्वल आई हैं, ठीक है। अगर सेकंड शेल की पूछ लेता है किसकी, लिथियम के, वो सेकंड शेल की बात कर लेता है, थर्ड की बजाय वो सेकंड की बात कर लेता है, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास जेड कितना रहा 3 और एन कितना हो गया 2 हो गया इस केस में, तो वैल्यू कैसे आएगी -13.6 इंटू जेड स्केयर यानी कि 9 और पौन में एन स्केयर 4, देख लीजिए कितना आंसर आ जाएगा -4 और 5 32 3 यानी कि 12.24/4 आंसर आ जाएगा आपका कितना 3 पॉइंट समथिंग नेगेटिव में, ये इतना वैल्यू आएगी उसके जो आंसर। आप इसकी बजाय आप क्या कीजिए, आप ये सोल्व ना करें,
आपको जो रिलेशन देगा ना वो हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट में ही आंसर देगा, ये करेक्ट आंसर नहीं पूछेगा। तो आप क्या करें, यहाँ पे 9/4 है ना, आप इसको सोल्व कर दें। कितना आएगा 9/4 का, ये आ जाएगा 1 2 5 2.25, यानी कि 2.25 ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये आंसर देगा वो आपको इस टाइप से। ठीक है, कि एनर्जी का जो रिलेशन रहेगा लिथियम के साथ वो कितना हो जाएगा 2.25 ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसलिए बच्चों जो आपका ये एनर्जी का रूल है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है, 100% एक क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाता है। ठीक है, तो बच्चों जो आज की क्लास रहेगी उसमें आप जो है आपकी बुक में ही बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दे रखे होंगे, उनको ट्राई कीजिए सोल्व करने की, किस टाइप से आप उनको सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये बोहर मॉडल था, अब बोहर मॉडल को जो है हमें अप्लाई करना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पे। अभी हमारा स्पेक्ट्रा यूं का यूं है, हमने अभी तक उसको टच भी नहीं किया है। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको जो है काफ़ी समझ भी वहाँ पे करनी है। तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा जो है ये काफ़ी लेंथी जो है आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा, तो इसलिए वो मैं आपको अलग से दे रही हूँ। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। ठीक है, थैंक यू सो मच।